एक फेलियर लड़का बिहार के रोहतास का, वो अपने काबिलियत के दम पे जर्मनी जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक BMW में पिछले 6 साल से काम करता है। BMW बिहार में आ सकता है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बिहार में लगा सकता है कि नहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? तो अच्छा, क्या लगता है आपको, जो है आप जर्मनी में काम करते हैं, अगर वही सारी कंपनियां जो है इंडिया में आके जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए और वहां पे काम करे तो गर्व कब महसूस होगा, जर्मनी में काम करते हुए या इंडिया में काम करते हुए? ब्रिटेन में शायद से सारा ऑफिस जो है सुबह 7 बजे खुल जाता है। हाँ, मतलब कहीं जर्मनी में भी ऑफिस जो है लोग 6:30 बजे आ जाते हैं। 6:30 बजे मेहनती होते हैं, 7 बजे खुल जाता है। और ये भी सुने हैं हम कि 2 बजे तक लगभग आधी ऑफिस बंद हो जाती है, 2 बजे के बाद लगभग बंद होना शुरू हो जाता है। देखिए वहाँ पे क्या है ना, ये क्या है, मतलब कि इंडिया में जो है 10 बजे ऑफिस आओ, हाँ, 3 बजे जाओ, 5 बजे 6 बजे, हाँ वो भी है, 5 बजे 6 बजे 6 बजे जाओ, तो वहाँ पे सुबह 7 बजे आओ, 2 बजे चले जाओ, ऐसा एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग 8 सेमेस्टर होता है। हाँ हाँ, 8 सेमेस्टर है। 8 सेमेस्टर में कभी बैक वैक लगा कि नहीं किसी सब्जेक्ट में? देखिए क्या है ना, उसको ऐसे कभी भी देखना चाहिए कि कोई लगा कि नहीं, वो लगा, जरूर लगा। चलिए ठीक है, जरूर लगा। अब हमको मतलब कि थोड़ा सा सुकून मिला कि हमारे भैयावा का भी लगा है बैक नहीं, और जिसका बैक लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन में फेल हो जाता है। एग्जैक्टली। सबसे रोजगार और नौकरी, ये एक दो शब्द है, ये 2 शब्द है और दोनों शब्द का अंतर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और ज्यादातर युवा जो है वो नौकरी के पीछे भागते हैं। तो नौकरी और रोजगार में क्या अंतर है और रोजगार के पीछे भागना क्यों जरूरी है? मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक ना, कि मेरा क्या वहाँ पे कार्यशैली होता है या दिन का चर्या क्या होता है कि हम सुबह में 5 से 5:15 में जग जाते हैं। एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स है। हाँ। 5 से 5:15 के बीच मेरा जगना होता है। हाँ। फिर 6 बजे 6:05 तक में घर से निकलते हैं। हाँ। 6:20 में ट्रेन पकड़ते हैं। हाँ। और 7:10 से 12 में 90 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके, 90 किलोमीटर भैया समझिएगा इस चीज को, कि हमारे गांव से पटना 120 किलोमीटर है। आज के डेट में हम चल जाए तो 4 घंटा लगता है। और वो हम 90 किलोमीटर दूर जर्मनी के आउक्सबुर्ग शहर से म्यूनिक तक जो है 30 मिनट में ट्रेवल करते हैं। 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। क्या भविष्य में जो है लाखों लग्जरी गाड़ी जो है बिहार की सड़कों पे बिहारी युवा को चलाते हुए आप देख रहे हैं? हम रोजगार और नौकरी, तो आज के युवाओं को रोजगार के पीछे भागना चाहिए या नौकरी के पीछे भागना चाहिए? जर्मनी सबसे ज्यादा भारत को कौन सा प्रोडक्ट देता है और भारत जर्मनी को कौन सा प्रोडक्ट देता है? बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो जर्मनी से, जैसे बहुत सारी मैकेनिकल मशीनें जो हैं, जैसे जर्मनी मशीन में बहुत ज्यादा होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं हम, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मशीन चाहिए होता है वो भी जर्मनी में बनता है। जर्मनी बहुत आगे। चलिए, बिहार में BMW को लाते हैं, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एक लग्जरी गाड़ी बनाने वाली कंपनी जर्मनी की है और बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि BMW में चढ़ के घूमना। हालांकि जब मैं ये बात कर रहा हूं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी चल रहा होगा कि अरे बिहार में कैसे BMW आएगा, और अगर आएगा तब वो हम मनीष कश्यप का विरोध करेंगे। चलिए, उनका काम वो है, वो अपना ईमानदारी से करेंगे। हमारा काम है कि हम अपना ईमानदारी से प्रयास करेंगे। सुनील सिंह जी हैं, जर्मनी में रहते हैं, बिहार के लाल हैं और BMW में काम करते हैं। पिछले 6 साल से जर्मनी में सेट हैं और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मैं पहली बार किसी का इंटरव्यू कर रहा हूं इस प्रकार से। हालांकि एक पॉडकास्ट जो है मैंने किया था हवा में 30,000 फीट की ऊंचाई पे मनोज तिवारी जी का। तो सबसे पहले मनीष कश्यप के साथ आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया जी कि आपने ये मेरे को मौका दिया। हाँ। और बिहार की जनता से बात करने का। पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि BMW बिहार में आ सकता है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बिहार में लगा सकता है कि नहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? देखिए, BMW जो है, हाँ, वो दुनिया के जहाँ पे भी जैसे बड़े बड़े लोग जो होते हैं, हाँ, उसको देखते हैं कि कहाँ पे कैसा डिमांड होता, हाँ, है, और उस डिमांड के आधार पे जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के तहत संपर्क में रहते हैं और फिर जहाँ पे उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होती है वहाँ पे जाते हैं। तो भारत में आने का कुछ प्लानिंग है BMW भारत में ऑलरेडी चेन्नई में, हाँ, तमिलनाडु में, हाँ, एक BMW का प्लांट है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली यूनिट है। हाँ, तो वहाँ पे जो है भारत में BMW ऑलरेडी असेंबली यूनिट एक तमिलनाडु में डाल चुका है। जी। अगर हम चाहते हैं
कि बिहार में भी जो है एक असेंबलिंग यूनिट डाला जाए BMW का, कुछ लोगों के नजर में ये इलॉजिकली बातें हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए, ये जरूर हो सकता है, ये कोई भी नहीं कह सकता है कि नहीं हो सकता है। बिहार की जनता बहुत ही मेहनती है और बिहार की जनता के लिए भी एक सौभाग्य होगा। इसमें क्या होता है कि जो बिहार की गवर्नमेंट होती है और देश की गवर्नमेंट, ये जो इकोनॉमिक बॉडी होती हैं, ये BMW के साथ जाके बात करती हैं और जाहिर सी बात है BMW देश दुनिया में जिस तरह से दूसरे जगह जाती हैं उस तरह से भी देखती है कि हाँ, हमें क्या क्या बिहार की जनता से मिल सकता है। और बिहार की जनता बहुत ही मेहनती है, तो ये एक BMW के लिए हमेशा हम तो डायरेक्ट जो है प्रोडक्शन यूनिट, असेंबलिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आ गए। अब कहानी एक्चुअल शुरू करते हैं आपसे। जी, कहानी आपकी कब और कैसे शुरू होती है, यानी आपका जन्म कहाँ और किस गांव में होता है? हम बिहारी में ही बोलते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है बिहार भोजपुरी आवेला एकदम बढ़िया से अरे आवेला। जर्मनी में एगो हमर भैयावा BMW में काम करेला और ओकरा भोजपुरी आवेला, तो हम दावे के साथ कहता नहीं कि अब की दाव जौन चुनाव होता 2024 से 29, वो बीच में जौन बाटे भोजपुरी 8वां अनुसूची में आइए जाए। हाँ, पक्का आई भोजपुरी। हम गांव में पढ़ल बानी, हम लोरी बांध गांव है रोहतास डिस्ट्रिक्ट के। वही गांव में हम रहल बानी, वही गांव से प्राथमिक विद्यालय, सरकारी स्कूल सब सरकारी स्कूल रहल। जिंदगी में कभी प्राइवेट स्कूल ना गई नहीं। तो जब वहाँ लोरी बांध में रोहतास डिस्ट्रिक्ट में वहाँ हमार जन्म भइल, ओकर बाद पढ़ाई के नहीं, फिर इटवा गई नहीं। इटवा 6 किलोमीटर दूर रहे, वहाँ जाए के व्यवस्था भी ना रहे। साइकिल हमरा दोसर से लेवे के पड़ल। हमार नाना जी रहन, हमरा के गिफ्ट कैलन साइकिल खरीदे, वो हमरा के साइकिल देलन। उ साइकिल से हम जात रही इटवा पढ़ाई करे। इटवा में पढ़ाई कैनी, ओकरा बाद गोड़ारी, और ओकरा बाद फिर हम पढ़ाई कैला के बाद कोचिन से इंजीनियरिंग कैनी। कौन सा ब्रांच था आपका? मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहे हमार। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कोचिन में पढ़ाई कैनी। अच्छा, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 8 सेमेस्टर होता है। हाँ, 8 सेमेस्टर है। 8 सेमेस्टर में कभी बैक वैक लगा कि नहीं किसी सब्जेक्ट में? देखिए क्या है ना कि उसको ऐसे कभी भी देखना चाहिए कि कोई लगा कि नहीं, वो लगा जरूर लगा। चलिए ठीक है, जरूर लगा हमको। अब हमको मतलब कि थोड़ा सा सुकून मिला कि हमारे भैयावा का भी लगा है बैक नहीं, और जिसका बैक लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन में फेल हो जाता है। एग्जैक्टली। सबसे बढ़िया जो कहने की बात है ना कि जीवन में अगर आदमी एक बार फेल होता है ना तो उसको पता होता है कि हमको अपने फेल्योर से कैसे ओवरकम करना। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में लगा था? तो वहाँ पे जब हम थे तो पहला साल में नहीं लगा था। अब तो एग्जैक्ट ध्यान याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि 12 साल पहले था। लेकिन एक थर्मोडायनेमिक्स करके पेपर था 5th सेमेस्टर में, उसमें तो 100% लगा था। ठीक ना? और एक ही सब्जेक्ट में नहीं लगा था, मैं 3-4 सब्जेक्ट में फेल हुए थे। जो सच बात है वो सच है, उससे छुपा मतलब एक फेलियर लड़का बिहार के रोहतास का, वो अपने काबिलियत के दम पे जर्मनी जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक BMW में पिछले 6 साल से काम करता है। अच्छा, ये बताइए, बिहार में रोजगार और नौकरी, ये एक दो शब्द है, ये 2 शब्द है और दोनों शब्द का अंतर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और ज्यादातर युवा जो है वो नौकरी के पीछे भागते हैं। तो नौकरी और रोजगार में क्या अंतर है और रोजगार के पीछे भागना क्यों जरूरी है? देखिए, सबसे पहले अगर देखें जो रोजगार की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2-3 जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी है समझना अपने को। पहला जो है कि बिहार, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार की जितनी भी युवा हैं, जितने भी युवा हैं बहुत ही मेहनती होते हैं। मतलब मैं यूएस में भी मिला, जाके जर्मनी में भी हमारे बिहार के बहुत लोग हैं और पूरे यूरोप में। आप जब बोलिए तब आइए एकदम, और आपको पूरा बिहार की जनता वहाँ से, बिहार की जनता से आपको मिलवाएंगे और पूरी बिहार की जनता एकदम सपोर्ट करती है। 3 महीना के अंदर 100% आप आइए और जर्मनी में हम आपका बहुत भव्य स्वागत करेंगे। और क्योंकि देखिए आप भी जो काम कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन गए, जब आप पास हो गए तो उसके बाद से पहली बार जॉब आप कौन सी? देखिए, पहली बार जो जॉब किए थे हम टाटा में किए थे, टाटा कंसल्टेंसी में। मतलब शुरुआत जो है TCS से किए थे। TCS में मैकेनिकल का जॉब कर रहे थे। फिर चूंकि कहा जाता है ना कि जब हम बिहार से आते हैं हमारे पास परिस्थितियों की बहुत कमी होती है। हमारे मम्मी पापा एक तरह से गाइड नहीं, हम लोग को खुद समझना होता है, बताते हैं। हमारे मम्मी पापा का विश्वास होता है, हाँ तू जौन करबो तो ठीक होई।
तो बोलते हैं कि बेटा तू खुद से सोचा कर। इस चीज का बोल सकते हैं कि ये तो या तो हमारे लिए कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, निगेटिव इसका, लेकिन पॉजिटिव कि हम खुद से सोचते हैं कि हमें कैसे अपना रास्ता कैसे अपने दम पे बनाए। तो जब जर्मनी गए तो हम सोचे कि नहीं, हम TCS से जर्मनी गए। TCS से जर्मनी नहीं गए। हम TCS में रहते मंडे टू फ्राइडे जब जॉब करते थे और सैटरडे संडे जर्मन का क्लास करते थे। क्योंकि जब हम पहली बार केरला में गए तो हमको तो पहले BMW देखे नहीं थे। बिहार में कहाँ, आज से 20 साल पहले हम एगो फेसबुक पे पोस्ट किए थे, पता है, कुछ दिन पहले कहे थे कहा कि 5 साल बाद बिहार की सड़कों पे 1000 लैंड क्रूजर और 10,000 डिफेंडर देखने को मिलेगा। हाँ, उस कमेंट में कुछ लोग इतने निगेटिव किए थे कि कैसे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, तुम कैसे ला सकते हो बिहार में लैंड क्रूजर और डिफेंडर। मैं वैसे लोगों को जलाने के लिए पोस्ट किया था। तो ऐसा असंभव है कि नहीं? ये जो है ना, ये देखिए, कभी भी जब बिहार में आपने जो बात पहले BMW देखे थे, 20 साल पहले हम बिहार में कहाँ BMW दिखता था? नहीं दिखता था। हम पहली बार केरला में दिखे, आज के डेट में दिखता है। हम गए तो हम देखे कि ये BMW ऑडी कहाँ की है, सब देखे जर्मनी की है। तो मैक्सिमम तो गाड़ियां जो है मेड इन जर्मनी, जितने भी लग्जरी कार है जर्मनी, जर्मन, जापान और अमेरिका। एग्जैक्टली। तो लग्जरी कार के मामले में जो है ना, जर्मनी बहुत आगे है। कौन से गाड़ी? ऑडी है, मर्सिडीज है, BMW है। BMW इन सब लग्जरी कार में से सबसे बड़ी कंपनी है जो सबसे ज्यादा कार्स भी बेचती है दुनिया में। जैसे इसी साल की बात है जो अभी भी ऑलरेडी मार्केट में है। लेकिन ऐसे तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गाड़ी जो है दुनिया में टोयोटा और फॉक्सवैगन बेचता है, और तीसरे नंबर पे शायद से BMW है। देखिए क्या है ना कि जैसे फॉक्सवैगन और टोयोटा एक सेगमेंट है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज ये एक लग्जरी सेगमेंट है, मतलब लग्जरी कार्स बनाती है। टोयोटा इनका जो है ना नंबर बहुत हाई है। जैसे टोयोटा का एक लग्जरी जिससे कंपेयर करेंगे वो लेक्सस है। तो लेक्सस जो कंपनी है वो टोयोटा का लग्जरी ब्रांड है। तो अब BMW, मर्सिडीज, ऑडी और लेक्सस से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी एक तरह की गाड़ियां बनाती है। तो इसलिए अगर उन सेगमेंट में, क्योंकि अगर हम सेगमेंट में कंपेयर करें तो BMW उसमें सबसे ज्यादा लास्ट ईयर कार बेची है, 25 लाख दुनिया में कार बेची एक साल में। तो क्या अंतर है BMW जैसे पूरे जर्मनी में अगर देखें तो काम करने का अपना कार्यशैली होता है, लोग बहुत मेहनती होते हैं। ये चीज भी हमारे बिहार में या हमारे देश में भी सीखने की जरूरत है कि कैसे, कितने बजे ऑफिस खुलता है? क्योंकि देखिए अगर मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक ना, कि मेरा क्या वहाँ पे कार्यशैली होता है या दिन का चर्या क्या होता है कि हम सुबह में 5 से 5:15 में जग जाते हैं। एकदम फिक्स है। 5 से 5:15 के बीच मेरा जगना होता है। फिर 6 बजे 6:05 तक में घर से निकलते हैं, 6:20 में ट्रेन पकड़ते हैं और 7:10 से 12 में 90 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके, 90 किलोमीटर भैया समझिएगा इस चीज को कि हमारे गांव से पटना 120 किलोमीटर है। आज के डेट में हम चल जाए तो 4 घंटा लगता है, और वो हम 90 किलोमीटर दूर जर्मनी के आउक्सबुर्ग शहर से म्यूनिक तक जो है 30 मिनट में ट्रेवल करते हैं। 90 किलोमीटर। तो और उसके बाद म्यूनिक और 7:15 तक ऑफिस में रहते हैं। उसके बाद शाम के 5 बजे तक, मतलब 7:15 से ऑफिस चालू होता है। 7:15 से मतलब टाइम रहता है कि 8 बजे तक, 7:30 बजे तक। लेकिन जर्मनी में जितने भी लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले जर्मन लोग, वो लोग एकदम सुबह सुबह ऑफिस आते हैं। अच्छा, सुने हैं कि ब्रिटेन में शायद से सारा ऑफिस जो है सुबह 7 बजे खुल जाता है। हाँ, मतलब कहीं जर्मनी में भी ऑफिस जो है लोग 6:30 बजे आ जाते हैं। 6:30 बजे मेहनती होते हैं, 7 बजे खुल जाता है। और ये भी सुने हैं हम कि 2 बजे तक लगभग आधी ऑफिस बंद हो जाती है, 2 बजे के बाद लगभग बंद होना शुरू हो जाता है। देखिए वहाँ पे क्या है ना, ये क्या है, मतलब कि इंडिया में जो है 10 बजे ऑफिस आओ, 3 बजे जाओ, 5 बजे 6 बजे हाँ वो भी है, 5 बजे 6 बजे भी है। जाओ, तो वहाँ पे सुबह 7 बजे आओ, 2 बजे चले जाओ, ऐसा। एग्जैक्टली। देखिए ये उसका भी एक बहुत बड़ा चीज है कि एक सिस्टम है। अगर हमारी परिवार, मतलब मेरा परिवार है, चाहे किसी का भी, सबकी फैमिली है, तो फैमिली के साथ भी समय व्यतीत करना बहुत जरूरी होता है। तो जर्मनी को बोलते हैं सोशियो इकोनॉमी, मतलब सारा चीज बैलेंस है। अगर विदेशों में जाके देखेंगे तो वहाँ फैमिली सभी खुश हैं। खुश क्यों है? जर्मनी में भी ये खुश होने का एक रीजन है
कि आप अगर 4 बजे तक 3:30 बजे तक काम खत्म कर दिए, सुबह गए 3:30 बजे तक काम खत्म कर दिए, तो आपके पास अब 3:30 से 4 बजे के बाद 6 घंटा 7 घंटा अपने फैमिली के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलता है। अब तो बताइए कि हम 9 बजे तक काम करेंगे, 7:15 बजे ऑफिस पहुंचते हैं और 3 बजे तक ऑफिस 4 बजे तक निकले, कोई 3-4 जैसा रहता है, उसके काम के आधार पे लोग निकलते हैं। हाँ, लेकिन सुना है कि जर्मनी में एक दिन में 6 घंटा से ज्यादा काम भी नहीं करना होता है, तो फिर आप ज्यादा घंटा क्यों काम करते हैं? एग्जैक्टली सही बोले कि जर्मनी में जो है ना, देखिए जर्मनी में जो है 35 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, वीकली। हाँ, कहीं कहीं 40 घंटे का भी होता है। 7 × 5 = 35। 7 × 5 = 35। 5 घंटा पर डे। 7 घंटा पर डे। 7 घंटा 7 घंटा पर डे। और वो 7 घंटा काम का होता है। और उसके बाद लंच का अलग से होता है। कि अगर जैसे कंपनी में BMW में 1 घंटा लंच का होता है, मतलब 8 घंटा आप रोज करेंगे तो आपका 35 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अब उसके बाद मान लीजिए कि अगर हम 7 साढ़े 7 बजे स्टार्ट करते हैं, 4 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम किए वो आपके में जमा भी हो जाता है, आप उसका छुट्टी ले सकते हैं थोड़ा बहुत। तो काम के आधार पे लोगों के पास जब थोड़ा सा काम रहता है तो किसी दिन कम कर देते हैं, किसी दिन ज्यादा कर देते हैं। तो वहाँ पे लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। कितना के भाड़ा वाला फ्लैट में रहते हैं? देखिए जर्मनी में तो वहाँ तो हर चीज भैया महंगा है। कॉफी भी पीने जाइए तो उसका भी 400 रुपया लगता है। 400 रुपया कॉफी का लगता है। तो 400-500 ऐसा पेट्रोल का रेट क्या है वहाँ? देखिए पेट्रोल का रेट जो है ना, वहाँ पे €1.80 है। €1.80 को अगर भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो जो है करीब करीब 90 रुपया प्लस और 160 रुपया। 160 रुपया करीब लीटर है। पेट्रोल यानी वहाँ से तो सस्ता है भारत में। हाँ, भारत में बहुत सस्ता है। उस हिसाब से देखिए कि जो अभी भी जैसे कि अगर हम बोलें कि एस जयशंकर साहब ने जिस तरह से अपने देश के लिए काम किया, कि हम लोग जिस तरह से ज्यादातर यूरोपियन कंट्री में डीजल और पेट्रोल महंगा क्यों है? देखिए वहाँ पे क्या होता है कि यूरोपियन कंट्रीज में उसके 2-3 रीजन होते हैं। कि एक तो जो है कार्बन इमिशन का जो होता है उसका टैक्स, नॉर्म्स बहुत है तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। और यूरोपियन कंट्रीज में जो है ना, वहाँ पे इस चीज़ को देखा जाता है कि किसी भी चीज़ को गवर्नमेंट मतलब उस पर अपना टैक्स लगाती है जो, और उस टैक्स आपको कभी ऐसा लगा क्या कि मैं जर्मनी में आया हूँ तो यहाँ का सब कुछ अलग है, मैं अपने देश को मिस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बेवजह पनिश किया जा रहा है, जैसे सड़कों पे कभी कभी यहाँ पे लोग थूक देते हैं, कभी विदाउट हेलमेट चलते हैं तो ट्रैफिक फाइन करता है, वहाँ पे इस प्रकार का कभी कुछ लगा? देखिए एग्जैक्टली हम जब बिहार से आते हैं तो हमारे जैसे लाखों और करोड़ों युवा जो है ना, वो बिहार छोड़ के उनको मतलब जाना पड़ता है, चाहे देश में ही किसी और राज्य में, दुनिया के डिफरेंट देशों में भी। तो जब हम जाते हैं पहली बार बिहार छोड़ते हैं, जब हम भी 10वीं के बाद हम जब बिहार छोड़े तो डिफरेंट जगह पे रहे। अभी तक मेरे को लगता है कि जीवनी में जर्मनी में 20वां जगह होगा, 20वां शहर, जो 20 बार अपने अभी तक के जीवन में बदलना पड़ा। तो मतलब हर जगह कहीं ना कहीं रहे, वहाँ से सीखें। तो जर्मनी में भी जब गए तो वहाँ पे भी देखने के बाद मेरे को लगा कि अगर फाइन भी होता है, क्योंकि अगर फाइन होता है, हाँ फाइन वहाँ पे बहुत टाइट होता है। विदाउट हेलमेट चल सकते हैं? विदाउट हेलमेट कोई नहीं चल सकता है। एक ओवर जर्मनी दुनिया का, देखिए जर्मनी दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है, ठीक ना, जहाँ आप बिना स्पीड लिमिट के चल सकते हैं। अगर 200 चलाए तो 200, लेकिन वहाँ के रोड पे ऐसा है कि ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ है जो कार की डेंसिटी को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और कार ज्यादा है तो ऑटोमेटिक स्पीड लिमिट आ जाता है, ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिक आता है, मतलब गाड़ी में दिखने लगता है स्पीड लिमिट। फिर आपको स्पीड में, गाड़ी में नहीं, ऊपर में बोर्ड लगे हुए हैं दूर पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे। नितिन गडकरी जी, आप बहुत अच्छा पथ परिवहन मंत्री हैं और आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन दिल्ली के सड़कों पे दिन में जो है कहीं 30 स्पीड लिमिट है, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 70, कहीं 100 स्पीड लिमिट है दिन में, लेकिन रात में 12 बजे के बाद भी जो है स्पीड लिमिट सेम ही रहता है। तो कम से कम ये सिस्टम लाया जाए कि डेंसिटी जब गाड़ियों का कम हो जाए तो स्पीड लिमिट, जैसे आप चले जाइए सचिवालय एरिया में यहाँ पे, तो स्पीड लिमिट जो है कहीं 40 है, कहीं 30 है, कहीं 50 है,
लेकिन रात के समय में भी वही स्पीड लिमिट रहता है। देखिए, और भी बहुत सारी जगहों पे चले जाइए 70 है 60 है, शहर लेकिन उसको जो है 12 बजे के बाद जब डेंसिटी कम हो जाता तो उस समय शहर में देखिए क्या है ना कि जैसे जर्मनी में भी शहरी क्षेत्रों में स्पीड जो है लिमिट हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है। जो हाईवे होता है जैसे जीटी रोड कंपेयर करेंगे अब नेशनल हाईवे, वहां पे ये घटता बढ़ता रहता है। तो जो जितने भी रोड है ना जो हाईवे, वहां पे अगर कारों की संख्या ज्यादा हो जाए तो बढ़ता है। और जर्मनी में पूरे शहर के बीच में कहीं भी 50 से ज्यादा स्पीड में नहीं चला सकते हैं। पूरे शहर के पूरे कहीं भी पूरे जर्मनी में कहीं भी चले जाइए 50 से ज्यादा स्पीड अलाउड नहीं रहता है शहर के बीच में। और शहर से गांव तक जाने वाली जो रास्ताएं होती है, जो कि हम बोल सकते हैं अपना बिहार स्टेट हाईवे, उस पे 100 का होता है। चूंकि वो 4 लेन नहीं होता है, 2 लेन होता है, तो इसलिए 100 का स्पीड चौड़ा होता है, बहुत चौड़ा होता है वो भी, लेकिन उस पे 100 का रहता है। और जब हाईवे पे चले जाए जैसे नेशनल हाईवे जीटी रोड, इस तरह से अगर हम लोग नेशनल हाईवे को अगर कंपेयर करें तो अब तो जीटी रोड नहीं, उसका नाम बदल के नेशनल हाईवे रख दिया गया है। तो नेशनल हाईवे पे जो है ये चीजें जो है बढ़ती घटती रहती हैं। तो वहां पे और दूसरा चीज भी आप देखिए कि जर्मनी में जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है विदाउट इंडिकेटर जो है लेन कटिंग करते हैं, इस लेन से उस लेन में जाते हैं, उस लेन से इस लेन में जाते हैं, जिसको हमारे बिहार में लहरिया कट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या वहाँ पे लहरिया कट चलाने वाले के ऊपर चालान भी आता है? चालान एकदम आता है, और चालान आता नहीं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस तक चल जाता है। जो नितिन गडकरी जी इस बात को, माननीय सड़क मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी जिस तरह से बात करते हैं कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस जैसे बढ़ाना चाहते हैं स्पीड लिमिट को। अच्छा, BMW के अंदर तो, आप करते क्या है? हाँ, तो BMW में जो है ना, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले भैया बात किया इंडिकेटर, जिसको लहरिया कट बोलते हैं, तो इंडिकेटर जो एक्टिवेट करते हैं ना जिस लीवर से, और वाइपर लीवर, उसका हम डेवलपमेंट करते हैं। तो उसके पूरे BMW के कार में कहीं भी अगर कोई भी BMW का कार में बैठिए और वो जो पार्ट लगा है, वो पार्ट का डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किए हैं, उस पार्ट का डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो इंडिकेटर की बात किए, बढ़िया हुआ कि आपका इसके पहला सवाल जो था, इसके पहले जो सवाल था वो वही सवाल था। तो अच्छा, क्या लगता है आपको जो है, आप जर्मनी में काम करते हैं, अगर वही सारी कंपनियां जो है इंडिया में आके जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए और वहां पे काम करे, तो गर्व कब महसूस होगा, जर्मनी में काम करते हुए या इंडिया में काम करते हुए? हाँ, देखिए ऑफ कोर्स कोई भी है, हम बिहार से आते हैं तो हमें हमेशा ये होता है कि हम अपनी धरती के लिए भी कंट्रीब्यूट करें, लेकिन बाहर में भी जब जाते हैं तो सीखने के लिए बहुत मिलता है। जैसे कि हम इंडिया में जब काम किए तो यहाँ भी सीखे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जर्मनी में काम किए और जितना सीखे उसका एक अलग महत्व होता है। तो अगर किसी के पास भी, मेरा अपना है बिहार के किसी एक सवाल अधूरा रह गया था, हमने पूछा था आपसे, आप शायद से उसका जवाब नहीं दिए, रोजगार और नौकरी, तो आज के युवाओं को रोजगार के पीछे भागना चाहिए या नौकरी के पीछे भागना चाहिए? देखिए, मतलब रोजगार जैसे बोलेंगे कि ठीक ना, हमारे युवा जो है बिहार से भी जितने भी हैं, सबको हम लोग को दोनों सिस्टम तैयार करके रखना पड़ेगा। क्योंकि हम कैसे जो है बिहार में किस तरह से कंपनी लाएं, किस तरह से कंपनी खोलें, ये भी जरूरी है। कुछ युवाओं को क्या मतलब सरकार को इसके लिए क्या करना? एग्जैक्टली, अब इसको सरकार को उसके 2-3 चीजें हैं, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा करना होगा। और जो हमारे मंत्री लोग जो होते हैं ना, जैसे कि आप दूसरे राज्य की मंत्री में अगर क्वेश्चन करें, हम सबसे पहला इसी कनेक्टेड क्वेश्चन करते हैं कि कर्नाटका में, कर्नाटका में जर्मनी के मंत्री कैसे होते हैं? देखिए, तो वही जर्मनी के मंत्री लोग भी जो होते हैं ना, जो कंपनियों से हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे जाते हैं। कंपनियों की कैसा होता है? 4, 5, 10, 20 गार्ड लेके घूमते हैं? एकदम नहीं, एकदम सिंपल। वो जनता का सेवक है, उनको गार्ड लेके वो नहीं चलते हैं। वहां पे जर्मनी में लोगों के बीच में जाते हैं, वो समझते हैं, उनको पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम का पता नहीं रहेगा उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। समस्या का हल तो तभी हो सकता है ना जब हमें प्रॉब्लम पता चले। तो वहाँ के जो नेता है ना, वो लोगों के बीच में जाते हैं, समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। जर्मनी और भारत दोनों मित्र देश है, ऐसा कहा जाता है। तो दोनों का संबंध इतना मजबूत है कि एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहते हैं। ऐसा क्यों, कब से हुआ कि जर्मनी जो है भारत का मित्र देश? देखिए, जर्मनी जो है पहले भी जो है हमेशा मतलब देश के साथ काम करने के लिए, किसी जैसे भारत के साथ भी बहुत पहले से काम करते रहा है। अभी भी अगर देखेंगे कि पिछले 10 सालों में
अगर नरेंद्र मोदी जी का विजिट देखेंगे जर्मनी का, तो अभी तक जहाँ तक मेरा उम्मीद है, मे बी मैं एक बार गलत हो सकता हूँ, कि वो 3 बार गए हुए हैं पिछले 8 सालों में, 10 सालों में। नरेंद्र मोदी जी 3 बार एक देश में जाके आए हुए हैं। जर्मनी सबसे ज्यादा भारत को कौन सा प्रोडक्ट देता है और भारत जर्मनी को कौन सा प्रोडक्ट देता है? बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो जर्मनी से, जैसे बहुत सारी मैकेनिकल मशीनें जो हैं, जैसे जर्मनी मशीन में बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं हम, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मशीन चाहिए होता है वो भी जर्मनी में बनता है। बहुत आगे है। जितना भी मेडिकल का सामान, जैसे आप सीमेंस को देखिए, आज हम लोग के पूरे देश में जहाँ जाके सीमेंस का जो रेडियोलॉजी का सेंटर होता है, उसमें भी सीमेंस की बहुत सारी मशीनें आती हैं। तो उसमें भी मतलब जर्मनी की बहुत सारी कंपनियां भारत को सपोर्ट करती हैं। हमारे गांव में आपको किस्सा बताते हैं। सोचिए, एक रॉबर्ट बॉश जो है, बॉश जर्मन कंपनी है, लेकिन जब हम बचपन में थे तो लोग बोलते थे, स्टार्टर जो चौक होता था ना, उस पर हम लोग रगड़ते थे ट्रैक्टर में, चाहे बाइक में लगता था, तो बोलते थे अरे बॉस के हो लइहा हो, वो वाला बड़ा बढ़िया रहेला। तो कितने लोगों को आप बिहार में जाकर पूछेंगे, नोजल बनाता है, नोजल, हाँ, तो वही चीज की पूछेंगे ना स्टार्टर में कि बोसवा के, ऐसे बोल रहा बोसवा वाला लइहा हो, बड़ा बढ़िया रहेला। तो कितने लोगों से पूछेंगे तो लोग है कि वो लोग बोलेंगे कि बॉस भारत की कंपनी है, लेकिन बॉस जो है जर्मनी की कंपनी है। और भारत के साथ वो 50-60 वर्षों से वो एक तरह से भारत को, मतलब भारत में बिजनेस करते हुए भारत की संस्कृति को समझती है और उसको आगे ले जाने का काम करती है। क्योंकि तभी तो एक बिहार का जनता बोलता है बॉसवा के लइहा हो, बढ़िया वाला। ज्यादातर गाड़ियों में बॉस का पंप, बॉस का एग्जैक्टली, और स्टार्टर ये सब लगा रहता है। तो उनका टेक्नोलॉजी भी हाई रहता है, काफी अच्छा प्रोडक्ट भी बनाते हैं। भारतीय कंपनियों को भी उस स्तर का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो रोजगार होगा। हमारे बिहार में भी ये चीज होना चाहिए कि बिहार के लोग भी, अच्छा, तमिलनाडु के चेन्नई में, गुजरात में, चेन्नई, हरियाणा में, ये 3 जगह पे सबसे ज्यादा जो है 4 व्हीलर का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। कुछ कर्नाटका में भी है, थोड़े बहुत कर्नाटका, थोड़े बहुत महाराष्ट्र, हाँ, ठीक है। ज्यादातर जो है वो चेन्नई, गुजरात और हरियाणा। तो ये जो 3 है, उसके बाद से चौथा कर्नाटका, 5वां महाराष्ट्र है, ये छठा बिहार क्यों नहीं बन सकता है? देखिए, ये चीज जरूर बनेगा जब हमारे बिहार के नेता जो है ना, हमारे जो बिहार के जो भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे, आप देखिए, ये हम क्वेश्चन करेंगे, इसको एक कनेक्टिंग क्वेश्चन में डालते हैं कि आखिर ये कंपनियां गुजरात में क्यों गई, कर्नाटका में क्यों गई, तमिलनाडु में क्यों गई और वहां क्यों गई? क्योंकि वहां के जब कंपनी आती है तो कोई भी कंपनी के पर्सपेक्टिव से उनको तो ऐसा जगह चाहिए। बिहार उनके लिए एक परफेक्ट लोकेशन है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर दुनिया में, इसके लिए कोई ये पैरामीटर नहीं ना है कि लैंड लॉक एरिया में जो है हम नहीं आ सकते हैं? देखिए, उसके लिए लोग हमेशा शिप पोर्ट देखते हैं, बट शिप पोर्ट जो है ना, हरियाणा के आसपास तो कोई शिप पोर्ट नहीं है। एग्जैक्टली यही चीज हम बताना चाह रहे थे कि अब आप इस तरह का वहां से अगर बेंगलुरु में है, अगर बेंगलुरु में है तो बेंगलुरु में भी कोई शिप पोर्ट नहीं है, तो वहां से दूर है। हाँ, और वहां से रोड और रेल बना के शिप पोर्ट तक, क्योंकि आप देखिए 2 चीज उसका मकसद होता है कि जब हम बिहार में भी बनाए तो उसका 2 मकसद होगा, एक बिहार और भारत के कंजम्पशन के लिए, और दूसरा यहाँ से निर्यात करने के लिए। तो पहले अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से, किसी भी कोई भी कंपनी हो दुनिया की, उसके पर्सपेक्टिव से सोचे, तो अगर जब उनको भारत में बेचना है तो फिर भारत में बेचने के लिए तो हमारी बहुत सारी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं। आज इतना अच्छा रेल का नेटवर्क हो गया है, जिसे रेल से गाड़ियां जा रही हैं, दुनिया के देश के हर कोने में पहुंच जा रही हैं। तो अगर इस चीज को भी अच्छा किया जाए, ठीक ना, और वो भी कोई और नहीं करेगा, वो हमारे बिहार के मिनिस्टर जो होंगे वो सेंट्रल के मिनिस्टर के साथ मिलके एक अच्छा ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक जो है रास्ता बनाएंगे। क्या भविष्य में जो है लाखों लग्जरी गाड़ी जो है बिहार की सड़कों पे बिहारी युवा को चलाते हुए आप देख रहे हैं? हम एकदम, चूंकि हम बिहार से आते हैं और हम वही आदमी हैं जो साइकिल पे चले। 1400 रुपए का साइकिल आज से 25 साल पहले, और आज के डेट में हमारे पास BMW बनाते हैं, और BMW रखे भी हैं। BMW 7 सीरीज हम रखे हुए हैं, और जब यहाँ पे आते तो टैक्सी में भी चलते हैं भैया। जरूर भैया, जरूर मिली। तो जब हमारे जैसा, मतलब हम एक साइकिल पे, जो जिसके पापा के पास अपना पैसा नहीं था कि साइकिल खरीद सके, अगर वो एक बिहार का लड़का जाके अपनी बदौलत
7 सीरीज खरीद सकता है, तो बिहार में जितने भी युवा हैं क्यों नहीं खरीद सकते हैं? सोचिए, यही बातें मैं कर रहा हूं कि हमें जो है अपने आप पे भरोसा करना होगा और अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, और जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़ा होंगे तब तक शायद जो है ये सपना पूरा नहीं हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दरवाजे पे BMW, ऑडी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और डिफेंडर लगी हो, तो आपका सोच भी जो है उस हिसाब से ऊंचा होना चाहिए। तो लाखों गाड़ियां जो है बिहार की सड़कों पे भविष्य में आएंगी, लग्जरी गाड़ी, और बिहार के युवकों के द्वारा चलाया जा चलाया रहा है जाएगा, गाड़ी 100% चलाएंगे। आएगा, 100% आएगा। लास्ट में सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ये सेफ्टी पैरामीटर होता है, सुने हैं कि जर्मन कंपनी जो है सेफ्टी पैरामीटर पे बहुत ध्यान दे रही है, बहुत ज्यादा। भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम मैं नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, जिनको कहा जाता है टीन का डब्बा बना रहा है, फीचर्स भर भर के दे देते हैं, ये फीचर्स है, एवरेज आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा दे रही है, ये सारी चीजें, लेकिन सेफ्टी पैरामीटर पे वो चूक जाते हैं, और जिस वजह से पूरी दुनिया में सड़क हादसा में सबसे ज्यादा मौत भारत में हो रही है। तो उन सारी कंपनियों को क्या कहना चाहते हैं जो टीन का चलता फिरता मौत का सामान जो है गाड़ी के रूप में भारत की सड़कों पे बेच रहे हैं, हाँ, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, ये चीज अभी पिछले, ये बात आपने जो बताया वो सच था। आज से देश में 5 साल पहले तक आज भी बहुत सारी सड़क हादसाएं होती हैं, और हमारे देश के ये एक देश के लिए बहुत ही दुखद बात है कि हमारे देश के बहुत सारे युवा को मतलब खो देते हैं सड़क हादसाओं में। अब आज के डेट में देखिए, नितिन गडकरी जी ने जैसे पिछले 5 से 4 साल 3 साल पहले ये चीज़ मैंडेटरी कर दिया है कि इस देश में जो भी गाड़ियां बना रहे हैं उनको 6 एयरबैग होने चाहिए। एयरबैग काम क्या करती है? 6 एयरबैग के लिए सबसे पहले आवाज मैंने उठाया। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो यही चीज सबसे पहले तो बहुत 6 एयरबैग, 6 एयरबैग, 6 एयरबैग, 6 एयरबैग। हालांकि कंपनियों ने जो है मतलब कि कुछ किया, तो उसके बाद से अभी 4 एयरबैग ही कंपलसरी है, और उम्मीद है कि कुछ दिनों में जो है 6 एयरबैग कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन 6 एयरबैग अगर टीन के डब्बा में लगा दिया जाए, क्या फायदा जब आपकी गाड़ी जो है सिंगल स्टार हो, डबल स्टार हो? देखिए, 5 स्टार कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं? हाँ, 5 स्टार रेटिंग जो है वो उस पे बहुत सारा पैरामीटर पे निर्भर करता है कि कैसे भी आप 5 स्टार कार को कैसे कर देंगे। जर्मनी में सारी गाड़ियां 5 स्टार क्यों बनती है? हाँ, जर्मनी में इसलिए बनती है सारी गाड़ियां। देखिए कि कोई भी चीज का टेक्नोलॉजिकल इनहांसमेंट, अगर हम बोलेंगे कि गांव से भी कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं ना, यूरोपियन यूनियन ने भी ये नियम लगाया है कि 6 एयरबैग विथ 5 स्टार और 0% कार्बन इमिशन। हाँ, ऐसा नियम नहीं है यूरोपियन यूनियन में। 5 स्टार रेटिंग का जहाँ तक मेरा है, उस चीज़ पे तो मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, मेरे को देखना पड़ेगा। बहुत सारी छोटी छोटी गाड़ियाँ भी होती हैं जो 5 स्टार रेटिंग नहीं होती है। 5 स्टार रेटिंग भी एक प्रीमियम चीज़ है। जैसे कि BMW जो है, मर्सिडीज और जितने भी वॉल्क्सवैगन ये लोग गाड़ियां हैं, इनका एक प्रीमियम है। ये लोग बोलती हैं कि नहीं, ये मेरे लिए बेसिक है। मतलब उनके लिए वो बेसिक है। मतलब वो जैसे इंडिया में एक कंपनी है टाटा, हाँ, आप 5 स्टार उसके लिए बेसिक हो गया। टाटा पंच में भी जो है, टाटा में भी देखिए, पंच एक छोटी गाड़ी, एकदम बहुत छोटी गाड़ी, जिसको माइक्रो सेडान कहते हैं, अब माइक्रो SUV कहते हैं, और उनका 5 पंच है, मैं देखा हूं, एकदम छोटा सा है, और 5 स्टार रेटिंग। उसमें भी देखिए, आज से जब टाटा ने जो पिछले 8 सालों में जिस तरह का इन्हांसमेंट किया है, क्योंकि सेफ्टी रेटिंग आप एक दिन के अंदर कभी भी नहीं कर पाते हैं। सेफ्टी रेटिंग करने के लिए आपको टेक्नोलॉजिकली समझना पड़ेगा, इन डीप जाना पड़ेगा, उसका इन्हांसमेंट करना पड़ेगा। टाटा आज से 8 साल पहले तक उनके पास उनका प्राइमरी गोल कर दिया, कंपनी का एक मोटो, कि आज के बाद से हम जो भी कार बनाएंगे, हमारी गोल रहेगी कि हम 5 स्टार रेटिंग वाले बनाएं। और टाटा में भी आप देखिए, इसके पहले जो CEO थे, एक गुंटर करके थे, वो भी जर्मनी के थे, मर्सिडीज में काम किए हुए थे, और उन्होंने जब वो टाटा के MD और CEO बने, तो तब से टाटा की कारें जो है ना बदल गई पूरा। तो वो उस समय से फिर टाटा जितनी भी कारें बना रही थी, वो सब कुछ बढ़िया रेटिंग से हो रहा था। एक कंपनी का नाम आप सुने होंगे, लैंड रोवर जैगुआर, ठीक है, दोनों अलग अलग कंपनी थी। हालांकि टाटा ने उसको परचेज किया और दोनों को 2008 में एक्वायर किया, तो फोर्ड से उसने खरीदा।
तो टाटा जब इतनी बड़ी लग्जरी ब्रांड को जब खरीद सकती है और वहाँ की गाड़ियाँ जब इंडिया में जो है बनना शुरू हो जाती है, पूना में जो है टाटा ने इसका प्लांट डाला है, लैंड रोवर का और जगुआर का। तो एक समय हम सोचते थे कि और गुजरात में भी बनता है, वहाँ पे भी जो वहाँ पे फोर्ड का जो एग्जैक्टली एक्वायर करने के बाद टाटा तो वहाँ पे बना रहा है। तो जब हम सोचते थे आज से 20, 25, 30 साल पहले, और ये जगुआर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कंपनियों ने, कुछ नेताओं का दृढ़ इच्छा शक्ति, नरेंद्र मोदी जी का नीति और भी पहले के बहुत सारे नेताओं की नीति, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नीति, और ये पॉसिबल कर दिया कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और असेंबलिंग प्लांट लगाना चाहिए। तो क्या टाटा, महिंद्रा, हुंडई और सुजुकी जो है बिहार में असेंबलिंग प्लांट नहीं लगा सकती? हाँ, क्यों नहीं? जो आज हम सोचते हैं कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम देखिए, हमारे यहाँ के नेता, जीवन में तो पॉसिबल है कि नहीं? जीवन में मैं बस एक ही चीज को समझता हूँ कि जीवन में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, बस दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और हर आदमी में वो दृढ़ निश्चय हो, हमारे नेताओं में भी वही दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम अपने राज्य के युवाओं को और अपने बड़े बड़े जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी, कंपनी घुमाइएगा आप, अपना BMW का कंपनी घुमाइए, आइए, एकदम आइए। और आप अकेले नहीं आएंगे, आप आइए, हम बिहार के किसी एक नेता को जी को पकड़ के लेके आएंगे। हाँ, आप आइए, उसमें जो है ना उसका जो होता है वहाँ पे एक तरीका है कि किस तरह से लोग जो है ना कि उस विभाग से आते हैं और फिर उनको भी वो सारा काम आप करा दीजिएगा। हाँ, घुमाने का तो असेंबली यूनिट जो है ना घुमाने का वहाँ पे भी होता है और लोग देखते हैं वहाँ। तो हम बिहार के एगो नेताजी को पकड़ के लेके आएंगे अपने भैया के कंपनी में जर्मनी, और दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है और इस प्रकार का काम बिहार में हो सकता है कि नहीं। चलिए, एक सपने को पूरा किया जाए और दृढ़ इच्छा शक्ति से फिर से एक प्रयास किया जाए और बिहार के लोगों के, बिहार के युवाओं के हौसलों को एक पंख दिया जाए, और उस पंख का नाम होगा नया बिहार, उम्मीदों का बिहार और सपनों का बिहार। बाकी हमारी ये बातचीत आप लोगों को कैसी लगी और जर्मनी वाले हमारे बिहारी भैया आप लोगों को कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और व्यक्ति के साथ या किसी और मुद्दे के साथ, एक नया बिहार बनाने। जय हिंद।